नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देर न करते हुए हम लोग आचार्य शुक्ल के ग्रंथ का जो वाचन कर रहे हैं उसका शुरुआत करते हैं। छोटी कहानियाँ, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत रूप में हुआ और उसमें वर्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा। उनके इतने रूप रंग हमारे सामने आए हैं कि वे सब अब पाश्चात्य लक्षणों और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते। न तो सब में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र विकास का अवकाश। एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कभी कहीं कहीं ठीक न घटेगा। उसके स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी उसके स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाओं का योग रहेगा जो सारे परिस्थिति को बहुत ही मार्मिक रूप देगा। श्री चंडी प्रसाद हृदयेश की उन्मादिनी, इनकी कहानी का नाम क्या है दोस्तों? उन्मादिनी, है ना। जिस परिस्थिति में पर्यवसान होता है उसे में पूर्ण का सत्वोद्रेक, सौदामिनी का अपत्य स्नेह और काली शंकर की स्तब्धता तीनों का योग है। जो कहानियाँ किसी मानविक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेंगे उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रंग रूपों के सहित और परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएं और कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। हृदय जी की कहानियाँ प्रायः इसी ढंग की हैं। उन्मादिनी में घटना गतिशील नहीं। शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही। वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वैचित्र आया है। घटनाओं में काल के पूर्वापर क्रम का विपर्य कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में परिच्छेद न लिखकर केवल 1, 2, 3 आदि संख्याएं देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी एक ही नंबर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर किसी पूर्वकाल की परिस्थिति पाठकों के सामने एक बार रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्र में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है। बाजार में सड़क का यह कोलाहल, मोटरों, तांगों और इक्को के आने जाने की का मिली स्वर, चमचमाती हुई कार का म्यूजिकल हॉर्न बचना भैये हटना, राजा बाबू अक्खा तिवारी जी हैं, नमस्कार, हटना आई आदाब अर्ज, दरोगा जी। पुष्करणी में चोर नाम की कहानी भगवती प्रसाद। देखिए, पुष्करणी में चोर नाम की कहानी किसकी रचना है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है। हिंदी में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, स्थूल दृष्टि से देखने पर वे इन प्रणालियों पर चली दिखाई पड़ती हैं। एक सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी। तो देखिए, उसने कहा था जो अपने सिलेबस में लगा है। पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी कहानी बताइए, ध्यान रखिएगा। और पेंसिल स्केच नाम की कहानियाँ भी हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो हमको, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की रचना का नाम है निंदिया लागी और पेंसिल स्केच नाम की कहानियाँ भी इसी ढंग की हैं। ऐसी कहानियों में परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदयंगम करने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता है। परिस्थितियों के विशद और मार्मिक कभी कभी रमणीय और अलंकृत वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थिति में पर्यवसित होने वाली, उदाहरण स्वर्गीय चंडी प्रसाद हृदयेश की। देखिए, अभी बताएं, चंडी प्रसाद हृदयेश की रचना का नाम क्या है? उन्मादिनी।
और शांति निकेतन। ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है। अब तीसरा देखिए, उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली, जिसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है। उदाहरण में देखिए, प्रेमचंद की कहानियाँ पंडित विश्वनाथ शर्मा कौशिक, पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियाँ अधिकतर इस पद्धति पर चली हैं। अब देखिए 4 नंबर पे, घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाले उदाहरण प्रसाद जी तथा राय कृष्णदास की कहानियाँ हैं। हाँ दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास रामचंद्र शुक्ल की बुक रखी हुई है तो आप उसको खोल करके साथ साथ मिलाते हुए चलिए, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ इम्पॉर्टेंट है तो आप हाईलाइट या फिर पेंसिल से नीचे लाइन खींचते हुए चलिए। इससे आपको आगे दोबारा रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी, सुविधा होगी, है ना दोस्तों। और हाँ, ये हम आचार्य शुक्ल की बुक को अक्षरशः पढ़ रहे हैं। अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके शुरू से पूरा देख सकते हैं। और हाँ, सारे निबंध अभी हमने पढ़ा दिए हैं और कुछ निबंध रह गए हैं। 21 की 21 कहानियाँ भी हमने पढ़ाई है। बहुत सारी कविताओं का भी वाचन हो चुका है। तो आप अगर हमारे प्लेलिस्ट को खंगालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र का भुनगा। देखिए, बेचन शर्मा उग्र की रचना का क्या नाम है, आप लोग देखते चलिए, भुनगा नाम है। ठीक है। वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें से मुख्य ये हैं। पहला, सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली अधिकतर कहानियाँ इस वर्ग के अंतर्गत आएंगी। दूसरा देखिए, भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली, जैसे प्रेमचंद की। देखिए, प्रेमचंद जी की कहानी का नाम क्या है, शतरंज के खिलाड़ी, आप सबको पता है। और ऋषभ चंद्र जैन की दान नाम की कहानी। क्या नाम है कहानी का, तो दान। ठीक है। किसी मधुर या मानवीय प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंड चित्र दिखाने वाली, जैसे राय कृष्णदास की कहानी का क्या नाम है दोस्तों, तो गहुला। और जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम तो आकाशदीप, आप सबको पता है क्योंकि यह सिलेबस में भी लगा हुआ कहानी है। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली, जैसे श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागो हृदय गति तथा श्री जैन। देखिए, भगवती प्रसाद मिश्र की रचना का क्या नाम है, निंदिया लागो और हृदय गति, है ना, निंदिया लागे और हृदय गति। अब जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य नाम की। देखिए, अपना अपना भाग आपके सिलेबस में लगा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैनेन्द्र जी की रचना है अपना अपना भाग्य। आप हमें बताइए कि इसका प्रकाशन कब हुआ था और कौन सी पत्रिका में हुआ था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता है तब भी आप हमें कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो हम बताएंगे कि ये कौन सी पत्रिका में छपा है और इसका सन क्या है। ठीक है दोस्तों। राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र को उनकी माँ नाम की कहानी। उग्र जी की कहानी का क्या नाम है, तो माँ। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में होने वाले पाखंडपूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियाँ, जैसे उग्र जी की है। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी ऐसी कहानियाँ में ही मिल सकती है। अब 7वां देखिए, सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकाने वाली, जैसे राय कृष्ण दास जी की रचना का क्या नाम है, तो अंतःपुर का आरंभ, है ना। आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा। श्रीमंत समंत की चलबेली कली और श्री जैनेन्द्र कुमार के बाहुबली, है ना। ठीक है। अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करने वाली, जैसे श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत पंडित बालक राम विनायक की कहानियाँ। ये कहानियाँ कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका, ये कहाँ छपी थी, तो कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका, जो अयोध्या से संवत 1977 में निकलती थी, उसमें छपी थी। इनमें से कुछ के नाम हैं वन भागिनी, कृतिका, हेरम्या और बाहुमान, कनक प्रभा, श्वेत द्वीप का तोता क्या पढ़ता था, चमेली
की कली। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में ईरान, तुर्किस्तान, आर्मेनिया, चीन, सुमात्रा, जावा आदि में भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार, ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंगों की अनूठी उद्भावना पाई जाती है। जैसे हेरम्या और बाहुमान में ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है। जैसे हेरम्या और बाहुमान में आर्य, पारसिक और सामी अरब सभ्यता का घपला है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। हास्य विनोद द्वारा मनोरंजन करने वाले जैसे जीपी श्रीवास्तव की अन्नपूर्णानंद और कांतानाथ पांडे की चोंच कहानी किसकी है? तो कांतानाथ पांडे की है। ठीक है दोस्तों, इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। अन्नपूर्णानंद जी का हास्य रुचिपूर्ण है। चोंच जी को कहानियाँ अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढांचे सामने लाती है। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास्य का जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है, वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्य में मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं और फुटकर पद्यों में शिव ऐसे अवघड़ देवता तथा इनका परिवार और समाज, कहीं कहीं खटमल ऐसे क्षुद्र जीव भी आ गए हैं कि हिंदी में इनके अतिरिक्त कंजूसों पर विशेष कृपा हुई है। पर ये आलंबन जिस ढंग से सामने लाए गए, उसे देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि रस सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है, वह यदि वह बराबर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास्य का प्रवर्तन हमारे साहित्य में हो सकता है। हास्य के आलंबन से विनोद होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और भाव भी, जैसे राग, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, विरक्ति साथ साथ लगा रहता है। हास्य रस के जो भारतीय आलंबन उस ऊपर बताए गए हैं, वे सब इस ढंग से सामने लाए गए हैं कि उनके प्रति द्वेष, घृणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था हमारे रस सिद्धांत के अनुसार है। स्थायी भाव में आधे सुखात्मक है और आधे दुखात्मक। हास्य आनंदात्मक भाव है। एक ही आलंबन के प्रति आनंदात्मक और दुखात्मक भाव की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। हास्य रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या पाठक की आश्रय रहता है। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष और घृणा नामक दुखात्मक भावों की गुंजाइश नहीं। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है, वह संचारी के रूप में ही। द्वेष या घृणा का भाव जहाँ रहेगा, वहाँ हास्य को प्रधानता नहीं रहेगी, वह उपहास हो जाएगा। उसमें हास्य का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें तो हास्य को द्वेष का व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना चाहिए। जो बात हमारे यहाँ के रस व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है, वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यूँ ही कही गई है कि उत्कृष्ट हास्य वही है जिसमें आलंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न हो, अर्थात यह प्रिय लगे। यहाँ तक तो बहुत ठीक रही, पर यूरोप में नूतन सिद्धांत प्रवर्तक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कब रह सकते हैं? वे 2 कदम आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यतावाद या भूत दयावाद का स्वर ऊंचा करते हुए बोले, उत्कृष्ट हास्य वह है जिसमें आलंबन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह होली मुहर्रम सर्वथा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक और रस विरुद्ध है। दया या करुणा दुखांतक भाव है, हास्य आनंदात्मक, दोनों की एक साथ स्थिति बात है। यदि हास्य के साथ एक ही आश्रय में किसी और भाव का सामंजस्य हो सकता है, तो प्रेम या भक्ति का हो। भगवान शंकर के वर्णनपन का किसी भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है। किस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह हमारे यहाँ रारी सी मछली है। त्रिपुरारी के तबेला में देखा जा सकता है। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ कि
नहीं हुआ है, जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यावसायिक आलम्बन दे लेकर खड़ा करें। नाटक। अब हम लोग नाटक के बारे में ऊपर हमने कहानी पर चर्चा की। अब हम नाटक पर चर्चा करेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है दोस्तों। यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों के बाहरी रूप रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार प्रकार में भी वैचित्र आया है। ढांचों में जो विशेषता यूरोप के वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई है, वह हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है। जैसे अंक के आरंभ और बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूप, रंग और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन। स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के भाषण भी न अब बहुत लंबे होते हैं, न वाक्य वाले। ये बातें सेठ गोविंद दास जी तथा पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएगी। नाटकों में पाई जाएंगी। थिएटर के कार्यक्रम में दो अवकाशों के विचार से इधर 3 अंक रखने की प्रवृत्ति विलक्षित हो रही है। 3 अंक मतलब 3 भाग है ना नाटकों के, जैसे 1 अंक होता, 2 अंक, वही बता रहे हैं। 2 एक व्यक्ति अंग्रेजी में 1 अंक वाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग के 2 एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज़ कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को ज्ञान रखना चाहिए कि 1 अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं। यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी। भारतेंदु ने ही नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है। तो अगर यही पूछ लेगा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने किसमें प्रस्तावना नहीं रखी, किस किस नाटक में, तो पहला नील देवी, दूसरा सती प्रताप, है ना। हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भारतेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु काल से ही अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा। अंकों के बीच के स्थान परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन के दृश्य और कभी कभी गांक कहकर सूचित करने लगे। यद्यपि गर्भांक शब्द का हमारे नाट्यशास्त्र में कुछ और ही अर्थ है। प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में यह दृश्य शब्द जो अंग्रेजी सीन का अनुवाद छोड़ दिया है और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल विस्कंभक और प्रवेशक का काम देखने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम हटा लिए गए हैं। प्रस्तावना के साथ उद्घाटक, कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी गया, पर ये युक्तियाँ सर्वथा अस्वाभाविक न थी। एक बात बहुत अच्छी हुई कि यह पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहा था, उसके स्थान पर कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हजोर प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक की चर्चा हुई थी का एक नाटक का मुद्राल ही एक ऐसा पात्र है। मुद्राल नहीं, यहाँ पे मुद्गल होना चाहिए दोस्तों, मुद्गल है यहाँ पे, ठीक है, मुद्गल होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। विदूषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना गया है, अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्टशील स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेष्टाओं द्वारा दर्शकों में रस संचार करना ही रहा है। पात्रों के धीरोदात्त आदि बंधे हुए ढांचे थे, जिनमें ढले हुए सब पात्र सामने आते थे। इन ढांचों के बाहर शील वैचित्र दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। यूरोप में धीरे धीरे शील वैचित्र प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई, यहाँ तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तु विधान और चरित्र विधान की चर्चा का ही चलन हो गया। इधर यथातथ्यवाद के प्रचार से वहाँ रहा सहा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया जाने लगा। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद और प्रेमी ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस विधान और शील वैचित्र दोनों का सुंदर सामंजस्य रखा। स्कंदगुप्त नाटक में जिस प्रकार देवसेना और सर्वनाग ऐसे गूढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेश भक्ति आदि भाव की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी है।
हमारे यहाँ के पुराने बंधे ढांचों के भीतर शील वैचित्र के लिए मार्ग खोलना तो ठीक है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए एक ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाट्यशास्त्र के जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर हम आजकल चल नहीं सकते, पर उनका बहुत सा रंग रूप अपने नाटकों में ला सकते हैं, जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए हैं, उनमें से भेद को हम आजकल भी चला सकते हैं। उनके दिए हुए लक्षणों में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेर फेर चाहे कर लें। इसी प्रकार अभिनय की रोचकता बढ़ाने वाली जो युक्तियाँ हैं, जैसे युद्धघातक, कथोद्घात, उनमें से कई एक का आवश्यक रूपांतर के रूप के साथ और स्थान का बंधन दूर करके हम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि प्रसाद और प्रेमी जी के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कथोद्घात के ढंग पर एक पात्र मुंह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश। सर्वनाग देख सामने सोने का संसार खड़ा है, रामा का प्रवेश। रामा पामर, सोने की लंका राख हो गई स्कंदगुप्त से। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी यह मिलता है। शिवा साधना में देखिए, जीजा हाँ यह एक बाधा है। सई बाई का बालक संभाजी को लिए हुए प्रवेश। सई बाई, यह बाधा भी न रहेगी माँ जी। प्राचीन नाट्यशास्त्र में देखिए, भारतीय और यवन दोनों में कुछ बातों का, जैसे मृत्यु, वध, युद्ध दिखाना वर्जित था। आजकल उस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवन राज्य में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था, पर भारत में अत्यंत क्षोभ तथा शिष्ट रुचि व विरक्ति बचाने के लिए कुछ दृश्य वर्जित थे। मृत्यु और वध अत्यंत क्षोभकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला के थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत रुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे चुंबन आलिंगन। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगली प्राणियों पशुत्व है। यह तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ऊंचेपन पर दिखाई पड़े, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरि कृष्ण प्रेमी। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र, देखिए ये पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, तो वर्तमान नाटक में दो नाटककार बहुत उच्च स्थान पर दिखाई दिए, स्वयं स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी। दोनों की दृष्टि से ऐतिहासिक काल की ओर ही रही। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र किसे सुना? प्राचीन हिंदू काल के भीतर, और प्रेमी जी ने कहाँ सुना? तो मुस्लिम काल के भीतर सुना। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है, प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। प्रसाद जी में प्राचीन काल के परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगने वाली चित्रमयी कल्पना और भावुकता की अधिकता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तमान गद्य खंड के गद्य काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो गान रखे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल की भाव पद्धति के, वे तो वर्तमान काल की एक शाखा के प्रगीत, मुक्तक, लिरिक्स मात्र है। अपनी सबसे पिछली रचनाओं में से ये त्रुटियाँ उन्होंने निकाल दी है। स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी इन दोषों से प्रायः मुक्त हैं, पर चंद्रगुप्त में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुँचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घ काल की घटनाएं लेकर कसी गई और एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह दोष तो इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहरी
है, पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबंध घटनाओं के जोड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है। इस नाटक में विषय वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। मुद्रा राक्षस से इसमें कई बातों की विशेषता है। पहली बात तो यह है कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोगता कठपुतली भर नहीं, प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है। नीति प्रवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व उसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि और ब्राह्मणोचित न्याय आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतिकार की प्रबल वासना हृदय पक्ष की ओर झलकती है। प्रबल वासना ही हृदय पक्ष की ओर झलकती है। पर इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है। नाटकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। श्री हरि कृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथनों से अधिक नायकोपयुक्त है। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है और सर्वहृदयग्राह पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन है। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमय और लच्छेदार बातचीत करने वाली कई पात्र आ जाते हैं। प्रेमी जी के नाटकों में यह खटकने वाली बात नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।